जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाइएगा। दोस्तों, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि आपकी रोज़ाना आप लोगों की क्लास का जो समय है वो 8 बजे रहता है, जिसमें आप लोगों के लिए एक नया बेंच लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशंस भी आप लोगों के पास आ चुके होंगे। कम्युनिटी पोस्ट में आपका टाइम टेबल भी दोस्तों प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आपको शाम को 6 बजे हमारे आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की स्टैटिक्स जीके की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और पैसे भी दोस्तों पिछली क्लासों के लिए देखें तो हमारी येलो बुक का भी कंप्लीट सेशन हो चुका है। 100% आपकी कंप्लीट बुक, आपकी पूरी बुक का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, या आप यूट्यूब चैनल पर टीचिंग विद आनंद चौहान येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप डालेंगे तो आपको हमारी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और दूसरा बैच हमारा चल रहा है दोस्तों, प्रहार सीरीज चल रही है, प्रहार बैच चल रहा है दोस्तों हमारा, जिसका समय दोस्तों आपका रोजाना रात को 9 बजे, जो कि रोजगार विद अंकित भाटी सर की ऑब्जेक्टिव बुक है, जो सामान्य ज्ञान की, जिसमें 11,000 प्लस प्रश्नों का संकलन दिया गया है। उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों का एक तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास रहेगी आपके लिए, और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी उसमें। और तीसरा बैच आप लोगों का चल रहा है खाकी बैच, जिसका समय दोस्तों आपको रोजाना रात को 8 बजे, जो येलो बुक का समय था उसके स्थान पर आपका अब खाकी बैच दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है, जो कि अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है। और ये हमारी दोस्तों खाकी बैच की दोस्तों दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी दोस्तों खाकी बैच की हो चुकी है। अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, और ये स्पेशल आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगी, क्योंकि इसमें उन्हीं सिलेबसों को आपको दोस्तों दिया गया है जो आपकी स्पेशल यूपी पुलिस जीएस में आपके जो सिलेबस हैं, उसी सिलेबस के बेस पर दोस्तों ये आपकी पुस्तक आपके सामने है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्त जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। दोस्तों, आप लोगों के पास अभी समय है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जितनी ज़्यादा कर सके उतनी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी पता नहीं चलेगा कि कब वैकेंसी आई और कब पूरी हो गई, तो समय नहीं रहेगा। फिर आपको दोस्तों कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कितनी देर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर हमें पकड़ बनाना है। तो अभी आपके पास समय है, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट चाहो तो सारे कोर्स दोस्तों, सारी बुक अभी तक पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस की अब की बार जो भर्ती आएगी वो दोस्तों आपके बहुत बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगी। और इस बार आप कंपटीशन को हल्के में मत लेना। आप ये मत समझना कि जो हमारी पिछली यूपी पुलिस भर्ती थी तब 185 प्लस जनरल की कट ऑफ गई थी तो लोगों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार आप ये सब बातें दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लोग 2020 2021 से दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब से लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि उन्होंने तैयारी बंद कर दी थी। तैयारी आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो वो 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कम मत समझना। इसीलिए दोस्तों आप चाहो तो 6 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये यूपी पुलिस भर्ती है दोस्तों, आप चाहो तो 6 महीने की तैयारी में वर्दी पा सकते हो। तो बस आप लोगों का कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे ही दोस्तों और भी अच्छी तरीके से मेहनत कंटिन्यू करते रहें, और आप लोगों की मेहनत के साथ साथ मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है आप सभी को पता है, कल की क्लास में भारतीय इतिहास को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से दोस्तों आपकी पूरी की पूरी बुक का पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। वहीं से दोस्तों आपका टॉपिक उठेगा जहाँ से हमने कल की क्लास को ऑफ किया था। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको अपने टॉपिक पर। दोस्तों, यदि आप हमारे इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली से शुरू से लेकर यदि आप लास्ट तक जुड़े हैं, आपने यदि कल से ही दोस्तों हमारे इस खाकी बैच को ज्वाइन किया है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए निरंतर जब तक ये आपकी भर्ती आ नहीं जाती है, पूरी हो नहीं जाती, तब तक ये बैच आपका कंप्लीट चलता रहेगा। आप बस कंप्लीट कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको जीएस में दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप करंट अफेयर्स अपना पढ़ते रहिएगा। स्टैटिक्स जीके भी कवर करवा दूंगा मैं, जीके भी कवर करवा दूंगा, और यूपी जीके भी कवर करवा दूंगा। केवल आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, और करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जीके और जीएस में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट आता है जहाँ से हमने कल की क्लास को ऑफ किया था, महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज हम जानेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दोस्तों दिया गया है कि भारत में सोहन घाटी और बेलन घाटी से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि भारत में सोहन घाटी और दोस्तों बेलन घाटी से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हुए हैं।
और बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेक्स्ट बुक कहा जाता है। किसको कहा जाता है टेक्स्ट बुक? आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक नया प्रश्न हो गया है कि आजकल की दोस्तों एग्जाम का पैटर्न क्या हो गया है कि दोस्तों वो नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनको दोस्तों हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चंस मैंने बुक में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो याद रखिएगा कि बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा तो बुक पूछेगा, सुनिएगा कि भारत का प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किससे कहा जाता है, तो वो बेलन घाटी को कहा जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा बताइएगा, बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का कहा जाता है टेक्स्ट बुक, तो आपको ऐसे आंसर देने होंगे। तो टेक्स्ट बुक कहा जाता है किसको? बेलन घाटी को भारत प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। भारत का पहला हस्त कुठार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? हस्त कुठार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1863 ईस्वी में भारत में पहला हस्त कुठार, जो हाथों की कुठार बनी हुई हैं, वो 1863 में दोस्तों आपकी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न क्या आता है, यह हस्त कुठार मद्रास के पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा खोजा गया था। दोस्तों हाथों से बनी हुई जो कोठरी है ये 1863 में तो प्राप्त हुई थी, लेकिन दोस्तों ये मद्रास के पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा खोज की गई थी, तब जाके दोस्तों 1863 ईस्वी में हस्त कुठार मिला। चलिए अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण चीन की चाओ जी कोजियन गुफा से प्राप्त हुआ था। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया भी है आपके एग्जाम के लिए। सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको बताना होगा चाओ जू कोजियन नामक गुफा से प्राप्त हुआ था, जो कि दोस्तों आपके कहाँ पे स्थित है? चाइना में स्थित है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चाओ जी कोजियन। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया के मानव कंकाल मिला है, जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के रूप में जानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानव वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमोसेपियंस है मानव का। तो कहा गया है कि नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थान में अरुण सोनकिया के मानव कंकाल मिला है, जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के नाम से की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नियंडरथल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण से था। दोस्तों जो नियंडरथल मानव थे, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा नियंडरथल मानव का संबंध किस काल से था, तो वो आपका मध्य पुरापाषाण काल से था। नियंडरथल मानव का संबंध किस काल से था? मध्य पुरापाषाण काल से था। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुछ आपके खोजें हैं जो कि आपके किस राज्य में हुई हैं, जैसे कि सुंदरगढ़ दोस्तों आपके मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। करनूल की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। जोगीमारा ये आपका झारखंड में स्थित है, और आदमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके कहाँ पर स्थित हैं, करनूल की गुफाएं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सुंदरगढ़ आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, करनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, जोगीमारा झारखंड में स्थित है, आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हुए हैं और राजस्थान के बागौर से। इन दोनों जगह से आपके पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। सभी को पता है अग्नि का प्रयोग या आग की खोज किस काल में हुई, तो आग की खोज या आग अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण को पुरापाषाण काल से अलग करता है, और बुर्जहोम व गुफक काल से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम के लिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा कि गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे बुर्जहोम व गुफक काल से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी दोस्तों? उस समय पुरापाषाण काल के समय दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा रागी नामक एक फसल थी जो कि दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल थी। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, लहुरा देव से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे दोस्तों लहुरा देव से। क्लियर। अगला है दोस्तों,
कोल्डी हवा से वन्य जीव एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जो चावल के साक्ष्य हैं ये आपके कोल्डी हवा से मिले हैं और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल यानी कि कोल्डी हवा बनने वाले और आपके कृषि से उत्पादन वाले चावलों के साक्ष्य ये कोल्डी हवा से मिले हैं। अगला पॉइंट, चोपिनी मांडो। चोपिनी मांडो में से संसार में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महदहा से बूचड़ खाना जिसमें जानवरों को बुरी तरीके से काटा पीड़ा जाता है, गोबर और आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या बूचड़ खाने गोबर और आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, सराय नाहर राय से हड्डी और प्रस्तर वाले उपकरण मिले हुए हैं। हड्डी और प्रस्तर उपकरण कहाँ से मिले हुए हैं दोस्तों, ये सराय नाहर राय से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष आपका प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रतापगढ़, वहाँ से दोस्तों मानव का कंकाल सबसे पहले प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों, चोपनी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि वहाँ पर जीवन कैसा था, स्थायी था चोपनी मांडो में। अगला है, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है और यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान के स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से। और सिंपल सा आपको याद रखना है मेहरगढ़, बस। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। क्लियर। चलिए अगला यहाँ से दोस्तों हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जो कि आपके जम्मू से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पश्चिम में सुतकांगोडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया। एक ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, कैसे बनता है सुनिएगा, कि सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता का पता किसने लगाया। सेकंड क्वेश्चन, सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता का पता कब लगाया या कब और किसने लगाया। तो 1826 ईस्वी में किसने लगाया था, चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है, इसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन करके हड़प्पा का पता लगाया। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और आपकी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में हड़प्पा का पता किसने लगाया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, या इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की कौन है, 1922 में किसको खोजा था, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्लियर। चलिए यहाँ तक की दोस्तों आपको बातें समझ में आई होंगी, तो अगले पॉइंट की ओर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे तरीका पढ़ाने का समझ में आ रहा हो, बेहतर से बेहतर बातें समझ में आ रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, बुक का सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों के द्वारा दोस्तों में एक लाइक करते हैं ना आप लोग, तो दोस्तों अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर दोस्तों पढ़ाने का प्रयास करूँ, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। बस इतनी ही से दोस्तों मुझे खुशी मिल जाती है। बस आप लोग एक लाइक चाहिए मुझे, और आप लोगों का एक कमेंट। बस दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, बस इतना ही दोस्तों मेरे लिए काफ़ी है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों देते रहें। चलिए अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, कि किस विद्वान ने इसका क्या निर्धारित काल रखा है। यदि हड़प्पा सभ्यता के यदि हम काल निर्धारण की यदि हम बात करते हैं तो सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, सभी का मत जो है वो अलग अलग है। दोस्तों जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है उन्होंने अपना निर्धारित किया था 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ये जॉन मार्शल ने निर्धारित किया। माधव स्वरूप वत्स ने दोस्तों 3500 ईस्वी से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। मार्टिमन व्हीलर ने दोस्तों 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व इन्होंने निर्धारित किया। अर्नेस्ट मैके ने दोस्तों 2800 से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित काल रखा। और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्वी निर्धारित काल रखा। और सीजी गेड ने 2350 1750 से ईस्वी पूर्व
निर्धारित काल रखा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों आपका जॉन मार्शल, बस इन्हीं का आपको याद रखना है, बाकी का आपको किसी से भी मतलब नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। 3250 से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का निर्धारित काल रखा। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, हड़प्पा कालीन 4 बड़े नगर कौन कौन से थे दोस्तों। पहला था मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा धौलावीरा तथा चौथा था गनवेरीवाल। तो ये दोस्तों हड़प्पा कालीन के 4 सबसे बड़े महानगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गनवेरीवाल। अगला आता है कि स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से घुमा के पूछ सकता है कि बताइएगा स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए किसकी देन है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है जो कि स्वास्तिक चिन्ह की हमें प्राप्ति हुई। क्लियर। अगला है दोस्तों, हड़प्पा से मिली मुहरों में सर्वाधिक किसकी निर्मित थी। ये दोस्तों सेल खड़ी से बनी हुई सबसे ज़्यादा मुहरें थीं। अगला है अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अग्निकुंड के साक्ष्य आपके दोस्तों लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से दोस्तों परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे दोस्तों, ये तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कोट दीजी से पत्थर के बाड़ाग्र मिला है। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पत्थर के बाड़ाग्र कहाँ से मिले हैं दोस्तों, आपका आंसर रहेगा कोट दीजी से पत्थर के बाड़ाग्र मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। घोड़े की जानकारी दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है और सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। अगला है दोस्तों, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। ये दोस्तों विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां थीं उस समय की, कुंतासी, धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो यहाँ से भी आपके पॉइंट बन सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशु बलि के भी प्रमाण मिले हैं। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से जो भी हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें दोस्तों पशु बलि के प्रमाण के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो आप सुनते होंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मूल आधार थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समय वहाँ की मूल आधार क्या थी, तो वो कृषि थी। मनके इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, इसको VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मनके बनाने के कारखाने ये आपके लोथल और चनोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यही क्वेश्चन सेम एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और चनहुदड़ो से। दोनों में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है और दोनों आपको भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। तो दोस्तों युग्म समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये आपके दोस्तों लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे करेगा, बताइएगा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, आंशिक समाधान हड़प्पा और कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान, ये सारे समाधान जो हैं ये आपके सभी कालीबंगा से मिले हैं। समाधान का जब भी आपसे एग्जामिनर जिक्र करे तो आपको दोस्तों कालीबंगा ही लगाना है। समाधान का संबंध आपका कालीबंगा से होगा, तो आंशिक समाधान, कलश समाधान और मोहनजोदड़ो प्रतीकात्मक समाधान, ये सारे साक्ष्य दोस्तों आपको कालीबंगा से मिले हैं। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों कहता है क्षेत्र और संबंध स्थल कि किस स्थल का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी समझ लेंगे हम थोड़ी देर में, आप लोगों से डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को भी। इसमें दिया दोस्तों स्थल का नाम है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो राजस्थान संबंधित क्षेत्र आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कालीबंगा। तो कालीबंगा का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, राजस्थान से है। कालीबंगा आपका राजस्थान में ही क्षेत्र में पड़ता है। बनावली और दोस्तों राखीगढ़ी, इसका संबंध दोस्तों आपके हरियाणा से है, हरियाणा राज्य से। आलमगीरपुर और होलास, ये जो संबंध स्थल हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से हैं। लोथल आपका गुजरात में है, धौलावीरा ये भी आपका गुजरात में है और आपका रंगपुर ये भी आपका गुजरात में है। सोरतघुई और मुंडीगा ये आपका दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कोट दीजी आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध में है।
रोपड़ दोस्तों आपका ये आपका पंजाब में है। यानी कि दोस्तों ये आपके ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो भी आपके साक्ष्य हैं, स्थल हैं, ये आपके किन किन राज्यों में हैं, ये आपको इसमें बताया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सुत कांगेडोर और मेहरगढ़। सुत कांगेडोर और मेहरगढ़ ये दोस्तों आपका बलूचिस्तान से है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में आपकी सुत कांगेडोर और मेहरगढ़ है, जहाँ से आपके दोस्तों मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला है दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता के निर्माता। दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन रहे हैं, उनके आपके नाम दिए गए हैं, वो किस सिंधु सभ्यता के निर्माता विद्वान रहे हैं। यदि हम बात करें व्हीलर एवं कौशाम्बी की, तो व्हीलर एवं कौशाम्बी ये मेसोपोटामिया के निर्माता रहे हैं। राखाल दास बनर्जी हैं, ये दोस्तों द्राविड़ के निर्माता रहे हैं। गार्डन चाइल्ड जो हैं ये दोस्तों आपके सुमेरियन के निर्माता रहे हैं। अगला है दोस्तों अमलानंद घोष, ये दोस्तों देसी प्रभाव के निर्माता रहे हैं। लक्ष्मण स्वरूप दोस्तों ये आर्य के निर्माता रहे हैं। फेयर सर्विस दोस्तों ये आपके ईरानी बलूची प्रभाव के निर्माता रहे हैं। ये न्यू क्वेश्चंस हैं, हालांकि दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपकी यूपी पुलिस में एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि अभी तक इन ऐसे प्रश्नों का दोस्तों एग्जाम में जिक्र नहीं किया गया है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बुक में था इसलिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाना ही है, तो आप लोगों को पढ़ लेना है एक बार। अगला है दोस्तों हड़प्पा में शवाधान उत्तर दक्षिण दिशा में होता था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, क्या कि हड़प्पा में शवाधान किस दिशा से होता था, तो उत्तर और दक्षिण दिशा से होता था। लोथल से मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों याद रखिएगा, लोथल से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरों की संख्या कितनी थी? 3 बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई थी। जुते हुए खेतों का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये आपका कालीबंगा से मिला है। बनवाली से मिट्टी के हल जैसा खिलौने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपके बनवाली से प्राप्त हुए हैं। अगला, इस सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, नींबू, केला, अनार से परिचित थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो तरबूज से भी परिचित थे, खरबूज, नारियल, नींबू, केला, अनार वगैरह से परिचित थे, वो जानते थे। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का जो पशुपालन था वो क्या क्या जानवर पालते थे, तो वो बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि दोस्तों ये पालते थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो पशुपालन में इन सभी चीज़ों का पालन करते थे, पालते थे। अगला है दोस्तों पतन से संबंधित विद्वानों के मत। उनके पतन का क्या कारण है, तो किस विद्वान ने उनके क्या मत रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता के पतन का कारण बताया। M.R. साहनी ने दोस्तों भूतात्विक परिवर्तन का कारण बताया। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने ब्रह्म बाह्य आक्रमण और जलवायु परिवर्तन का पतन बताया। और अर्नेस्ट मैके ने दोस्तों बाढ़ का कारण बताया। चलिए अगला पॉइंट है वैदिक काल। यहाँ से दोस्तों हमारा वैदिक काल स्टार्ट होता है। वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल की दोस्तों वैदिक सभ्यता भारत की दोस्तों प्राचीनतम सभ्यता है, जिसमें दोस्तों वेदों की रचना की। वेदों की संख्या सभी को पता होगी, वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 होती है। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे दोस्तों? आर्य थे। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी। एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा है। एक बार इसको मैं ब्रैकेट में आपको क्लोज कर देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि दोस्तों आप इसको पढ़ सकें और इसका रिवीजन कर सकें। एक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके लिए जितने भी 4 पॉइंट दिए, चारों इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन की वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता, या पूछ सकता है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता क्या है, तो आप बताएंगे वैदिक सभ्यता। जिसमें दोस्तों वैदिक सभ्यता का मतलब कि वेदों की रचना करना। और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? वो आर्य थे। वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? वो संस्कृत थी। और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले जानेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या था दोस्तों? ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः दोस्तों कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी।
बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यानी कि दोस्तों बोगज कोई अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है या किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अम्बेस्ता में मिलती हैं। किस में मिलती हैं दोस्तों? ऋग्वेद की अनेक बातें हैं जो बची वो ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ जो है सबसे पुराना ग्रंथ अम्बेस्ता, उसमें दोस्तों देखने को मिलती हैं। अगला है दोस्तों, कुछ विद्वान और आर्यों के मूल निवास स्थल हैं। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर का जो निवास स्थान है वो था मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक का जो आर्यों का जो आर्य में समाज में आते थे, बाल गंगाधर तिलक, इनका उत्तरी ध्रुव था। दयानंद सरस्वती का तिब्बत, गंगनाथ झा का बहर्षि देश और प्रोफेसर पेंका का जर्मनी के मैदानी भाग, ये आर्यों के दोस्तों मूल निवास स्थल थे जहाँ पर वो रहते थे। अगला है, ऋग्वेद में जन का उल्लेख दोस्तों कितनी बार किया गया है? तो जन का उल्लेख दोस्तों 275 बार किया गया है और विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जिनका ऋग्वेद में जिनका उल्लेख कितनी बार किया गया है? 275 बार। विश्व का शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 170 बार। अगला आता है कि ऋग्वेद में सर्द, व्रात और गढ़, ये दोस्तों सैनिकों की इकाइयाँ हैं। बीसज क्या होते थे दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में वैद हुआ करते थे। अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना होगा अरण्यानी। अरण्यानी यानी कि जंगल की देवी। वैसे भी दोस्तों जंगल का जो पर्यायवाची क्या होता है? आपका कानन हुआ, वन हुआ और अरण्य हुआ। अरण्य से आप समझें कि अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची है, तो जंगल की देवी अरण्यानी, तो ये स्त्रीलिंग बना देंगे अरण्य का, अरण्यानी। तो जंगल की देवी कौन थी? अरण्यानी। आपको ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही बेहतर रहेगी आपको पहचानने के लिए। अगला आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पे मिलता है? ऋग्वेद में तो मिलता है, पर ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ये भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अगला है, ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दासों के विषय में उल्लेख किस वेद में दर्शाया गया है? तो वो है आपका दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद में दासों के विषय के संबंध में भी बताया गया है। अब यहाँ से दोस्तों पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जो कि आपके पुराने नाम क्या हैं और उनके आधुनिक नाम क्या हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। दोस्तों परशुड़ी नदी का प्राचीन नाम है जो परशुड़ी नदी, उसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। रावी नदी को ही दोस्तों परशुड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सतुद्री नदी का दोस्तों प्राचीन नाम आधुनिक नाम है सतलज नदी। सतलज नदी को दोस्तों सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। अस्कनी नदी, अस्कनी नदी दोस्तों किसका प्राचीनतम नाम है? ये चिनाव नदी का दोस्तों प्राचीनतम नाम है। बितस्ता, बितस्ता किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो ये झेलम नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है। बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? यह व्यास नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है। सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ये गंडक नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है। अगला है दोस्तों गोमल। गोमल जो है दोस्तों ये गोमल नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। यानी कि दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे कि कौन सा समाज पितृसत्तात्मक था? ऋग्वैदिक समाज। या सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक या दोस्तों पितृसत्तात्मक? तो इस कंडीशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे 100%। तो याद रख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक समाज जो था वो दोस्तों पितृसत्तात्मक था। अगला है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध परशुड़ी, जिसको रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों 10 राज्य युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? परशुड़ी नदी के तट पर। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजे का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ से एग्जामिनर आपसे दो तरीके क्वेश्चन करता है। किस तरीके से? दो तरीके से करता है। पहला करेगा कि किस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है? किस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है? तो वो आप बताएंगे ऋग्वैदिक काल में। आप दूसरा पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इंद्र का, मूर्ति पूजा का, गायत्री मंत्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय आप बताएंगे मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या था? उत्तर वैदिक काल, यह काल दोस्तों सबसे प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र, जो कि भगवान शिव के हम रुद्र के नाम से भी जानते हैं, यही थे। ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्मा विष्णु शिव उत्तर वैदिक काल के दोस्तों ये तीन जो हैं वो प्रमुख देवता थे।
उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र इन चारों में दोस्तों बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था क्रम के बदले जाति पर आधारित थी। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा और इसके पद वंशानुगत होता था। राजस्व के दैवीय उत्पादन के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। जाबलोनिपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का विवरण मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। या आपसे पूछ दे कि बताइएगा 4 आश्रमों का विवरण किस में मिलता है, तो जाबालोनिपनिषद में मिलता है। कौन कौन से आपके 4 आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं संन्यास विवरण। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला है और कब मिला है? तो लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरेजी खेड़ा में मिला है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। उत्तर वैदिक काल में परिवार कैसा था दोस्तों? पितृसत्तात्मक था, ना कि मातृसत्तात्मक। संयुक्त परिवार की प्रथा कैसी थी? संयुक्त परिवार की दोस्तों प्रथा विद्यमान थी। विद्यमान यानी कि प्रचलित थी। क्लियर? चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। तो वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या की यदि बात की तो वैदिकों की संख्या दोस्तों 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद को दोस्तों हम संगीत का वेद भी कहते हैं। अभी आपको आगे भी चर्चा करके बताएंगे। संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में दोस्तों लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में। अथर्ववेद जो है जिसको जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। जादू टोने का वेद कहा जाता है। किस वेद को? अथर्ववेद को कहा जाता है। ये सारी बातें जब हम आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ाएंगे उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला है उपनिषद कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है, उपनिषद 108 है, 6 वेदांग हैं और 18 आपके दोस्तों पुराण है। याद रखिएगा 18 पुराण, 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद और 18 पुराण हैं। तो याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या? सभी को पता है, सत्यमेव जयते। यह कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जामों में यह रिपीट होता रहता है। वेदांगों की संख्या दोस्तों कितनी आपको बताई? मैंने 6 बताई है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 दोस्तों आपके वेदांग हैं। स्मृति, स्मृति यानी कि दोस्तों स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व में हुई थी। पुराणों की संख्या आपको मैंने कितनी बताई? 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना पुराण दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा दोस्तों? वो है मत्स्य पुराण। एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट स्मृतियों की धर्मशास्त्र कहा जाता है। और सबसे प्राचीन, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन 3 तरीके से आपसे पूछेगा। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो आप बताएंगे मनु स्मृति, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बतानी है 18। तीसरा क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। बस ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट यहाँ से दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म। यहाँ से हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म। अब इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हमारा जो है समय हो चुका है। समय हमारे पास भी दोस्तों बहुत कम है। तो आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है आपकी दोस्तों, नेक्स्ट क्लास का समय भी आपको लगभग आधे घंटे बाद आपका नेक्स्ट क्लास का भी समय स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक आप दोस्तों अपना रेस्ट कर लीजिए, अपना खाना पीना खा लीजिएगा। इसके बाद आपको 9 बजे जो क्लास होगी आपकी ऑब्जेक्टिव जीके की, उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको संकलन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला जो हमारी जो क्लास का जो टाइम रहेगा वो यही रहेगा, शाम को 8 बजे। तो आप लोग कल की क्लास में ज़रूर जुड़ें। कल की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा आप लोग पढ़ के आएंगे। आपके पास कोई सी भी बुक हो, आप लोगों का कल का जो टॉपिक है जो कि आप लोगों को पढ़ के आना है वो है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के आप लोगों को इस टॉपिक को दोस्तों पढ़ के आना है, रिवीजन करके आना है। और कल की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म के जो भी आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं।
कल की क्लास में आपको मिलेंगे इसी समय, और नेक्स्ट क्लास में भी हम आपसे बात करेंगे रात को 9 बजे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने येलो बुक में क्या सीखा, स्टैटिक जीके में क्या सीखा है, और अभी जो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी स्पेशल खाकी बैच चल रहा है, इसमें आप लोग जो भी सीख रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी बौद्ध धर्म से स्टार्ट की जाएगी। इसका 3rd वीडियो आपका बौद्ध धर्म से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, अपने सभी प्यारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, पहली बार दोस्तों क्लास को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।